हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दूसरी तरफ भारत से जुनेद सर। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो हम वक्त जाया किए बगैर अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और उनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। तो वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर, ठीक है आपका आप? शुक्रिया, हमें बस आपकी दुआएं हैं सर। अच्छा। अच्छा सर, बहुत ही खबरें हमें मिलती हैं रोज। कोई भी जब भी हम डेली मोबाइल उठाते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, तो हमें भारत की तरफ से कोई नई से नई डेवलपमेंट, नई से नई अच्छी खबरें ही देखने को और सुनने को मिलती हैं। तो एक जो आज खबर मुझे मिली है वो ये है कि रेमिटेंस जो है इस साल के अंदर 2023 के अंदर जो है भारत की, वो 125 बिलियन डॉलर के करीब हो चुकी है। और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है अगले साल ये ज्यादा हो जाएगी, इससे भी ज्यादा हो जाएगी, 135-40 बिलियन डॉलर के करीब। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो इस पांचवा नंबर था वहां से छठे नंबर पर आ चुका है, और पाकिस्तान की रेमिटेंस जो है वो 24 बिलियन डॉलर रही है। तो आगे भी बहुत जो है इंडिया का फ्यूचर हमें ब्राइट नजर आ रहा है, जिस तरीके से नए प्लान और नए से नए बिजनेस डील जो है मुख्तलिफ ममालिक के साथ इंडिया के हो रहे हैं। हमें थोड़ा सा इसकी डिटेल बताइएगा 125 बिलियन डॉलर की, कि इसका जो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और इंडिया के जो फ्यूचर को, ब्राइट फ्यूचर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये 125 बिलियन डॉलर, ऑल्दो ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है हम्म। कंसिडरिंग द साइज ऑफ आवर कंट्री, लेकिन ये जो अमाउंट है ये साइजेबल इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को। और हमारे यहाँ काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे यूपी और बिहार। यूपी में तो 30%, 30% से ज्यादा रेमिटेंसेस बेस्ड इकोनॉमी है, और बिहार में 15% के आसपास। तो और ये जो ज्यादातर रेमिटेंसेस आते हैं ना, मिडिल ईस्ट के कंट्री से आते हैं, जिसमें हम्म। यूएई 27%, और यूएसए का 23% के आसपास, हम्म। सऊदी 12%, कतर, ऐसे करके। तो मोटा माटी हम्म। मिडिल ईस्ट का ही आपका बन जाता है रफली 40% के आसपास। हम्म। तो और ये जो मिडिल ईस्ट से जो हमारे यहाँ रेमिटेंसेज आते हैं, ये एक मतलब बोलना चाहिए कि ये एक सर्विस टू द मदरलैंड, अगर मैं बोलूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लोग ये रेमिटेंसेस भेजते हैं, अक्सर ये बहुत खराब कंडीशंस में रहते हैं, और बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड नहीं होते, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ये मिनिमम अपने पे एक्सपेंस करके मैक्सिमम अपने घर भेजते हैं, और हमारी जीडीपी को एक बहुत बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, उसमें भी साइजेबल अमाउंट फीड करते हैं। तो ये 125 जो फिगर है वो बहुत अच्छा फिगर है, ऑल्दो मैं बोलूंगा। और ये बढ़ा ही बढ़ा है हर साल का। 2016 वो एरा था जब कुछ टिप डाउन हुआ था, ठीक है ना। फिर वो जब एक टाइम था जब 2010-11 के आसपास वो अरब स्प्रिंग शुरू हो गया, तो उस टाइम पे थोड़ा सा सर्ज आया था। लेकिन हर साल एक्सपेंड ही किया ये जो रेमिटेंसेज जो आते हैं। और मोस्टली आपको मैंने बता दिया, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मिडिल ईस्ट से ही आता है। ऑल्दो यूरोपियन कंट्री से 25% के आसपास आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। हाँ। और वो जो लोगों की जो अर्निंग होती है वेस्टर्न कंट्री में, यूरोप के जो कंट्री है जिसमें अमेरिका भी आता है, उनकी जो अर्निंग है वो बहुत ज्यादा, वो चाहे तो बहुत ज्यादा भी भेज सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं इसलिए वो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूँ कि लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे जो मजदूर जाते हैं, जो इंजीनियर जाते हैं, जो बहुत ज्यादा सैलरी नहीं होती कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन वो भी साइजेबल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक टाइम आया था जब कारगिल का जो टाइम था और भारत पे सैंक्शन लग गए थे, तो उस टाइम में भारत के जो मजदूर हैं, जो मिडिल ईस्ट के स्पेशली, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था समवेयर अराउंड, आई फॉरगॉट अमाउंट, 11 बिलियन का कंट्रीब्यूशन किया था पूरी दुनिया से, फॉर जो रेमिटेंसेज आए थे। और उस 11 बिलियन में
समवेयर अराउंड 7 to 8 बिलियन मिडिल ईस्ट का ही कंट्रीब्यूशन था, और 2-2.5% यूरोप के कंट्री से आए थे। अच्छा, एक चीज मैं आप इसमें थोड़ा सा मैं अभी सोच रहा था जब आप बात कर रहे हैं कि मजदूर जो जाते हैं और उनमें और जो वहां पर जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनमें फर्क क्या है। अच्छा, मैंने देखा कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो ऐसे करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली सारी वहां पर सेटल कर लेते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि मेरी अब मुलाकात भी हुई थी, जब मैं रिसेंटली ये ननकाना साहब गया था, तो बहुत सारे जो वहां पर लोग थे वो पूरी की पूरी फैमिली कनाडा, अमेरिका में और यूके के अंदर वो सेटल हो चुकी है। जाहिर बात है जिसकी पूरी फैमिली वहां पर चली गई है उसने रेमिटेंस तो नहीं भेजनी, उसने तो वहीं पर यूटिलाइज करनी है। तो जो लेबर तबका है या जो जिसकी सैलरी कम है या जो बिल्कुल बहुत कम में गुजारा करके बाकी पैसे उधर भेजता है वो तो अपनी फैमिली को वहां पर बुला ही नहीं सकता। वो बुलाएगा तो अपने एक भाई को बुला लेगा, इस तरह अपनी पूरी फैमिली वहां पर सेटल नहीं कर सकता। और ये भी वजह है कि अगर ये हाईली स्किल्ड लोग हैं या हाईली वहां पर जो ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं, अगर ये कंट्रीब्यूट करें तो इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो सकता है। डेफिनेटली ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली सेटल्ड है। हम हम्म, अ, और पूरी फैमिली सेटल्ड नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी इधर ही रहते हैं, और हम्म, पेरेंट्स के लिए जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो भेजते हैं उस हिसाब से। तो हम्म, एक ये भी एक तल्ख हकीकत है। और हम्म, जो आपने बात बोली उसमें आई हैव नो मर्दर मोर फर्दर पॉइंट टू ऐड। हम्म, पंजाब में ऐसा है कल्चर कि पंजाब में काफी सारे लोग जो हैं विद फैमिली सेटल होने की कोशिश करते हैं, और काफी लोग रह भी जाते हैं। तो उस केस में जो हमारे यहाँ जो बिहार से काफी सारे मजदूर जाते हैं पंजाब में, तो उन्हें बहुत हीन भावना से देखा जाता हम्म, है। टू द लार्ज एक्सटेंट ये सही नहीं है, लेकिन काफी लोग हैं जिन्हें गलत नजर से देखते हैं कि ये बिहारी क्यों इधर पंजाब में घूम रही, क्यों कर रहे हैं। और फसलों की बुआई कटाई से लेकर जो फैमिली अपने घर वालों को छोड़ के गए उनकी सेवा करने का काम भी करते हैं। हम्म, और इंटरेस्टिंगली जो जिन लोगों के लिए कर रहे होते हैं वो खुद कहीं और गए हुए होते हैं। हम्म, तो बिहारियों का पंजाबियों का एक बहुत पुराना रिलेशन है, और अजीबो गरीब रिलेशन है। और ऐसे ही नहीं, सिखों के जो गुरु हैं वो पटना साहिब, और बहुत सारी हिस्ट्री है, छोड़े मैं किसी और दिन बात जी। करेंगे। अब हाँ, मेरे पास भी कुछ लेकिन इस बारे में कुछ चीजें हैं, वो हम पर्सनल फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ साथ में इंडिया के फ्यूचर के बारे में। तो इंडिया का ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है जिस तरीके से हर मुल्क जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मंसूबे बनाए जा रहे हैं। और मोदी जी ने जैसे कि एक वादा किया था भारतीयों के साथ के इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे, तो वो उन्होंने बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी तीसरी बड़ी इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं और वो उसके बिल्कुल कामयाब होंगे। तो इसके लिए जो चीजें प्लान की जा रही हैं, जो नित नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, आप उनके बारे में थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा, कुछ बड़े बड़े उनके जो प्रोजेक्ट हैं। देखें, ऑफिशियली हम 4 ट्रिलियन पे, लेकिन अनऑफिशियली हम 5 ट्रिलियन एंड अबव है, क्योंकि हम्म, हमारी जो ऑफशोर जो जीडीपी है वो समवेयर अराउंड 1 बिलियन की बैठ जाती है, जो कि 22% के आसपास बैठता है। हम्म, और इस साल का जो जीडीपी ग्रोथ था, जो ऑफिशियली जो नंबर्स आए थे वो 7 एंड समथिंग था, लेकिन जब हमने बैक कैलकुलेशन की तो समवेयर अराउंड 14% बैठा था। हम्म, और कुछ जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, इसलिए इस तरह के फिगर्स मार्केट में नहीं लाए जाते। और डेफिनेटलि इसके फ्रेमवर्क पे काफी काम चल रहा है कि कैसे आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें, हम्म, अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करें। ठीक है, अपने जो आपके जो इंटरनल कंजम्पशन को बढ़ाएं बजाय कि इंपोर्ट करने के, और अपने हम्म, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और अपने जो गुड्स हैं उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कैसे मेंटेन करें। एक टाइम था जब हमारे यहाँ रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट होते थे। हाँ, आपको जान के हैरानी होगा कि आयरन ओर, कॉपर ओर, बक्साइट ओर, ये सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाते थे चाइना में। और हम्म, बाद में ये सारी चीजें प्रोसेस होके हमारे यहाँ पर रॉ प्रोडक्ट्स आते थे। अब आज के टाइम पे हम रॉ मटेरियल को भी एक्सपोर्ट नहीं करते।
हम प्रोसेस करके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हमारे यहाँ से आलू चिप्स जाते थे यूरोप के काफी सारे कंट्रीज में, और हम्म अड़ोस पड़ोस की कंट्रीज में भी आलू जाते थे, उसका चिप्स बन के हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था। ये भी एक टाइम था। हम्म। लेकिन आज के टाइम में हम आलू चिप्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। गुड। तो ये चेंज आया है। हम्म। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे जितना भी रॉ मटेरियल है वो चाइना से ही आ रहा है। हम चाइना के ही उसके ऊपर हमारा इन्हिसार है सारा। तो इंडिया के अंदर जिस तरीके से मेक इन इंडिया की पॉलिसीज हैं, जैसे कि बहुत सारे उनके इनिशिएटिव लिए थे मोदी जी ने। आप वैसे जो बेसिक कौन कौन से मेन पॉइंट है जो आप देखते हैं कि जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हुई है, कौन कोई दो तीन पॉइंट अच्छे बताएं हमें, हमें भी कुछ आपसे सीखने से मिल जाए। देखिए, मैं तो ऐसे इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं, लेकिन जो चीजें नजर आती हैं कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी, लीगल प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे। हम्म लीगल रिफॉर्म बहुत ज्यादा हुए। और पार्लियामेंट में बोला था कि 300 से ज्यादा ऐसे कानून बदले गए जिससे कि हम्म बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता था। हम्म तो उस डायरेक्शन में काम हुआ। सेल टैक्स का एक्ट था, जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ। तो हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया। फिर फर्दर उसके अलावा फिर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, जिससे कि बाकी चीजें कनेक्टेड है। हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क एज ए हब फॉर यू, और ये बोथ वे काम करता है। ठीक है ना? हम्म आप आपके इंटरनल कंजम्पशन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, हर चीज के लिए। तो फिर रूरल जो इकोनॉमी है, वो हम्म वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये तो अभी बाद में आई। लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, उस फोकस में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस तरह की काफी हम्म चीजों पे बहुत सारा काम हुआ। हम्म तो आज हम हैं। और स्टेट सपोर्ट भी डेफिनेटली मिला, बहुत सारी कंपनी को लोन मिले, स्किल डेवलपमेंट पे काम हुआ। ठीक है? तो हम्म ये ओवरऑल इन सब ने मिलके एक स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं, हम्म। उसको लीड करने में बहुत हेल्प किया। अच्छा, एग्रीकल्चर का कितना आप समझते हैं दारोमदार है सारी आपकी इकोनॉमी में? देखिए, हमारा तो शुरुआत से ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और मैं आपके हम्म यहाँ भी बोलता हूँ कि इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। एक टाइम था जब आपके यहाँ भी ये सारा का सारा एक्सपोर्ट होता था। अब आप नेट इम्पोर्टर हो चुके हैं। तो हमारी भी यही प्रॉब्लम है। हम आज के टाइम में दुनिया की, क्या बोलते हैं, फूड बास्केट है। एक टाइम था हम्म जब फूड को जियो पॉलिटिक्स में कोई एक्सपोर्ट लेवरेज के लिए नहीं यूज करता था। आज के टाइम में हम वो कर रहे हैं। हम्म और हमारे यहाँ डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। फूड की जो रिक्वायरमेंट है वर्ल्ड की, वो हम फुलफिल करने की कैपेसिटी रखते हैं। हम्म एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड की फूड रिक्वायरमेंट्स हम फुलफिल करने की कैपेसिटी रखते हैं। हम्म तो फूड डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट है टू इंक्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व, और ऑल्सो आपके इंटरनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। और अच्छा इंटरेस्टिंगली हमने अफ्रीका जी, में काफी सारे लैंड एक्वायर मैं किए हैं जहाँ पे। मैं यही यही सवाल आपसे करने लगा था कि मेरा एक प्रोग्राम हुआ था दिविक भाई के साथ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत सारे लैंड जो है वो इंडियन ने वहां पर अफ्रीका के अंदर लिए हैं, जहां पर वो बहुत सारी चीजें जो है वो उगाएंगे। तो यही मैं आपसे पूछने लगा था, वो जब आपके साथ वो सारी चीजें अटैच होंगी तो उसको आप कैसे देखेंगे? हम्म, इसको कैसे देखा जाए, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। क्योंकि उस तरीके से हमने सोचा नहीं है, और कभी हम्म। देखा भी नहीं ऐसा एग्जाम्पल। ऐसा नहीं, मानो हमने उसका कभी वैसे देखा वैसे नहीं है। मैं आपसे उसका तरीकाकार क्या होगा कि वहां से जो चीजें हासिल होगी वो वहीं से इंडिया में आएंगी या वहां से एक्सपोर्ट होगी, उसका क्या तरीकाकार वैसे कोई बनाया गया है या नहीं अभी? देखिए, एक तो यूरोप की रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट। और हम्म मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे डेफिनेटली नहीं पता कि एजेंडा क्या है। हम्म कि ये जो आप अफ्रीकन कंट्री में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, ये हम्म उनके लोकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि हमारा नेचर है, या हम्म आपका कोई कॉरपोरेट माइंडसेट है, या हम्म ये आप ना करके कोई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप करा रहे सब कॉन्ट्रैक्टिंग।
जिसका हम्म। सोल ऑब्जेक्टिव मुनाफा हो। तो अभी बहुत सारे डॉट्स हैं, लेकिन कंसिडरिंग द ट्रेंड, पास्ट ट्रेंड, मैं ये बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली हमारा कोई कमर्शियल एजेंडा नहीं है। और साथ ही साथ फॉर द टाइम बिंग ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उनकी जो लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कैटर करने के लिए हमने ये अहकामात उठाए। और अगर उसी के साथ साथ अगर हमारी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि अक्सर दफा जो दाल को लेके होती है, पल्सेस को लेके रिक्वायरमेंट्स रहती है, जो कई दफा हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है और अक्सर हमको कनाडा से लेना पड़ रहा होता है। हम्म। तो अगर हम एक कोलेटरल बना पा रहे हैं, जिससे कि जियो पॉलिटिकल जो गेम्स होती हैं जो कनाडा हमारे साथ खेलता है, कि हम आपको ऑयल एक्सपोर्ट को स्लो कर देंगे, तो उन चीजों में आपको लेवरेज नहीं लेने देंगे दूसरों को। हम्म। बिल्कुल सही। तो बाकी दिवेक भाई के लिए बहुत सारे हमने टॉपिक जो है ना यार वो रखे हुए हैं अलग से। तो वो उनकी तबीयत पता नहीं कब ठीक होगी। तो उनके ऊपर फिर वो उनको बोले साथ साथ बेड के ऊपर लेटे हुए तो रिसर्च भी जारी रखें, ताकि अचानक से बर्डन ना उनके ऊपर और ज्यादा पड़ जाए। तो आपने हम्म, बात की, कनाडा की भी बात की, तो इसके ऊपर भी आपसे फिर हम बात करेंगे। आप भी जरा थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद अपनी रिसर्च बढ़ाए कि आजकल इतनी खामोशी सी क्यों है, ये इतना कुछ वो जो एक हलचल थी कि हल्ला गुल्ला मचा हुआ था इंडिया कनाडा रिलेशन, वो अभी कुछ जैसे कि बिल्कुल सारी चीजें स्मूथ हो गई हैं, या ऐसे नजर आ रहा है कि कुछ अचानक से कोई धमाका होगा कुछ फिर दोबारा से। देखिए, हमने ये सारा सारा तामझाम हमने शुरुआत भी नहीं किया था, तो खत्म भी हम ही नहीं करेंगे। हम्म। हमने जरूर ऐसे अहकामात किए कि मजबूरन अ, उनकी बदमाशी जो थी उनको बंद करना पड़ा। हम्म। तो इट इज गुड साइन कि वो अब नई बदमाशियां नहीं कर रहे। हम्म। सही। तबीयत ठीक हो गई उनसे, पहले पहले से तबीयत को बेहतर हुई उनकी कनाडा की? हाँ, तो मैं भी पूछूंगा, हुड़ तुसी ठंड है? वाकई ठंडे हो गए, मुझे मुझे भी लगता है कि वो ठंडे हो चुके हैं। तो जुनेद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो दोबारा भी आपसे फिर बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक, शुक्रिया।